and good evening everybody watching News Eye with मेहर अब्बासी। हमारे साथ शेख रशीद साहब हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और एक ऐसी सूरत हाल में कि जब दोनों एतराफ़ से हम देख रहे हैं कि तफ्तीश सख्त से सख्तर होती चली जा रही है, तकाज़े कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत के हैं, डिस्क्लोजर के हैं, तो एक आम आदमी यकीनन ये सवाल उठा रहा है कि फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क है दोनों के एहतसाब में, यानी कि मियाँ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और इमरान खान जो एक लीडिंग अपोजिशन की अलामत हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इदारों का एक कड़ा इम्तिहान है पूरे मुल्क के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से लेके JIT और मुख्तलिफ इदारे जो JIT के ऊपर जिनके मेम्बरान मुश्तमिल हैं, उनका भी कड़ा एहतसाब है। एक बड़े नाजुक मरहले से हम गुज़र रहे हैं और रमज़ान का महीना है, लोड शेडिंग अरूज पे है। तमाम तर वो वादे के सहर और अफ्तार के ऊपर लोड शेडिंग नहीं होगी, वो धरे के धरे नज़र आ रहे हैं। इसको इलेक्शन ईयर भी कहा जा सकता है, मगर एट द सेम टाइम देखना यह है कि इस साल में दो बड़ी जमातों के लिए मेक और ब्रेक भी हो सकता है। शेख साहब से उनका तज्जिया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब ये बताइएगा कि एक हाशमी ने तो धरना इनकम्प्लीट छोड़ के अपने तई जितनी कोशिश कर सकते थे मियाँ साहब को बचा लिया, और आज की आपने वीडियो देखी होगी जो न्यूज़ बुलेटिन्स में सर फहरिस्त चल रही है, दूसरा हाशमी अब मंजरनामे पे आया है और महसूस ये हो रहा है कि अब ये खुली धमकियाँ जो सामने दी जा रही हैं, ये सख्त तफ्तीश का नतीजा है आपकी नज़र में, या ये मुतवक्के फैसले के असरात हैं? आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें, नवाज शरीफ साहब ये तो समझ गए हैं कि मैं जा रहा हूँ। JIT की तारक शफ़ी, इन सब से अहम अपने बेटे से ज़्यादा वो एक्सपीरियंस आदमी तारक शफ़ी साहब को समझते हैं। और तारक शफ़ी के सवालों के बाद जब उन्होंने इसको टेस्ट कर लिया कि हमारे लिए ये बेहतर जगह नहीं है, पहले ये उनके साहबजादे साहब को जुमे को बुलाया गया, वो जुमे को नहीं आए, और फिर उन्होंने जब असली तरीके से बुलाया तो वो आ गए संडे वाले दिन भी। और यही हाल सईद साहब का हुआ, उन्होंने भी ले तो लाल से काम लिया। और मेरे पास इतला ये है कि काजी फैमिली ने सिक्योरिटी मांगी है, और अगर काजी फैमिली को सिक्योरिटी मिल गई तो 3 या 4 तारीख को काजी फैमिली भी पाकिस्तान आ सकती है। उनको डराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने पहले भी आना था, और अगर हमें फ़ौज सिक्योरिटी दे और हमें ले के एयरपोर्ट से किसी सेफ़ हाउस में रखा जाए और सेफ़ हाउस से हमें जो है वो हमारा बयान कलमबंद किया जाए, तो हम आने के लिए तैयार हैं। वरना जो टीम लंदन जाएगी वो उसको बयान दे देंगे। उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं काजी फैमिली ने, एक तो हमें सिक्योरिटी दी जाए फुल, और जो सिक्योरिटी दी जाए वो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट दी जाए, वरना जो टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए लंदन जा रही है वो उनका बयान रिकॉर्ड कर ले। ये फैसला करना JIT का काम है कि वो काजी ख़ानदान को लंदन में रिकॉर्ड करते हैं या पाकिस्तान ला के करते हैं। ये मुझे अभी सर, ये आपकी ठोस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर काजी खानदान मंजर आम पर आ गया या सामने आ गया तो ये तो एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक जो है पूरी कहानी का वो फिट हो जाएगा। सो ये आपकी खबर जो है ये ख्वाहिशात पे तो मबनी नहीं है, ठोस अपने सही सोर्सेज से खबर। मेरी ख्वाहिशात तो अगर पूरी होनी होती तो बहुत पहले हो चुकी होती। वैसे कौम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। मैं तो पहले दिन से ये समझता हूँ कि ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हुदैबिया पेपर मिल इज़ ए ट्रू केस। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, किसी शख्स को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये फ्लैट कतरियों के हैं। नो वे एट ऑल। मैंने आपके इंटरव्यू में पहले अर्ज़ की थी कि एक दफ़ा के कतरियों ने मुझे ख़ुद कहा कि आप TV पे जाते हैं, आप हमारे बिहाफ पे कहें कि हमारा यानी इस कतरी को हसाम जो क्या नाम है उसका, उसके बयान से कतरी हुकूमत का कोई तल्लक नहीं है। अब मसला जो पेचीदा से पेचीदा होता जा रहा है कि इन दी एंड नवाज शरीफ साहब के लिए सवालात तैयार हैं। क्या उनको तलब किया जाता है? उन्होंने परसों बयान दिया, वो पेश होंगे। नवाज शरीफ साहब ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि वो फारिग हैं, उनके केस के शिकंजे से शेर पिंजरे में हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी हर कीमत पे बच जाए। वो अपनी बेटी की सियासत के लिए हर वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, हर वो काम करने के लिए तैयार है। वो अपनी मुस्तकबिल जो है अपनी बेटी को के हवाले करके जाना चाहते हैं। और जहाँ तक मेरी इतलात हैं कि केस जितना कम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, कि 60 दिन से पहले भी कुछ हो सकता है। मैं तो 100 सवा 100 दिन कहता हूँ, मैं 60 नहीं कहता। कोई हादसा हो सकता है, कोई वाक़या हो सकता है,
इन JIT के लोगों को भी फुल, जैसे मैंने जजेस को अर्ज़ की थी, जैसे मैंने 5 जजेस को कहा था फुल सिक्योरिटी दी जाए। JIT पे बहुत सख्त दबाव है, उनके अजीज़ व कारब के ज़रिए उन पे बहुत दबाव है, उनके जानने वालों के ज़रिए उन पे बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कौम पे वो वक्त आ गया है कि करप्ट लोग जो हैं सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा, ये जो JIT के ऊपर सख्त दबाव की आपने बात की है, JIT को बाकायदा तौर पे कंट्रोवर्शियल बनाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। और बड़े मज़े की बात है कि वो दो शख्सियात जो वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट्स हैं, CCP के भी, स्टेट बैंक के भी, उन दोनों को हाईलाइट करके कहा जा रहा है कि भाई ये जो हैं इनका मसला है। सो मुझे ये बताइएगा सर कि ये कंट्रोवर्शियल बनाने की जो एक कोशिश है, ये आपको क्या लग रहा है कि ये किस चीज़ के लिए? इज इट अ मींस टू एन एंड के एंड ऑफ द डे अगर कोई रिपोर्ट आए तो आप ये भी कह सकें कि यार हमने तो पहले ही कहा था कि ये हमारे खिलाफ हैं, या आपको लग रहा है कि इन मेंबर्स को प्रेशर में लाने की कोशिशें हैं? क्या है एग्जैक्टली? देखिए, नवाज शरीफ साहब हायर के परचेज डिपार्टमेंट के बहुत बड़े मुअज्जिद हैं। वो जब इत्तफाक फाउंड्री में भी काम करते थे तो उस वक्त भी वापडा से और गैस कंपनी से, पानी वालों से, टैक्स वालों से वो डील करने के सारे मामलात समझते हैं। ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने जजेस को ख़रीदने की कोशिश की थी, और वो आसिफ नवाज़ मर गए। वो उसने मुझे ख़ुद कहा कि शेख साहब, नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम देना कि ये मेरा फ़ोन रिकॉर्ड करना छोड़ दे और ये BMW काम नहीं आएंगी। नवाज शरीफ जब फंसता है तो हमारी दौलत का, अपने पैसे वो 5 रुपये नहीं खर्च कर सकता, हमारी ही दौलत के मुंह खोल देता है। अब क्या ये दौलत को असर दिखा सकती है? मेरे ख्याल में हर चीज़ का एक वक्त होता है, वो वक्त आ गया है जब नवाज शरीफ का जाना लाजिम ठहर गया है। और मैं नवाज शरीफ को, बेशक शेख अकरम साहब मेरे भाइयों जैसे हैं, गुर्बत के दौर में उन्होंने मेरे मुफ्त केस लड़े, उन्हें जहाँ मर्जी जिद्दा ले जाएं, अमेरिका ले जाएं, लेकिन मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, बल्कि वो दो जिन्होंने फेल करार दिया था पप्पू को, शायद उन्होंने आसान काम कर दिया था, और ये जो सप्लीमेंटर में तीनों ने बैठाया है, ये तो इतना शायद इनके साथ धैं पटास होने जा रही है कि ये कहते काश ये भी 3 उन्हीं 2 के साथ हमें फेल करार दे देते तो हमारी ये रुसवाई ना होती। इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये सब कुछ होगा जो इनके साथ हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब भी एहतसाब का तगड़ा पांव दुम पे आता है तो क्या बात है, कहीं ईंट से ईंट बजने शुरू हो जाती है और कहीं ये याद दिलाना शुरू हो जाते हैं लोग कि भी हमने हमेशा रहना है, तुमने चले जाना है। सो ये अब अशराफिया इतनी तगड़ी है कि वो अपनी बाकायदा धमकियों से इदारों को मरूब करती है। और बिकॉज अब आपका केस इन पॉइंट ये आपका सेनेटर हाशमी का भी है, जो अभी कल इनने बाकायदा तौर पर बातें की हैं, उनको वज़ीर आज़म ने मदऊ भी कर लिया अपने पास और ये भी कहा है कि इनके स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा इसके खिलाफ। मगर आपको लगता है ये निहाल हाशमी अपने तय बात कर रहा था, या यू थिंक कि ये वाकई किसी ने प्रॉप अप किया होगा? बिकॉज हमने डिफरेंट इंस्टेंसेस पे शेख साहब देखा है, कोई आपका एक मिनिस्टर कहता है बातदबीर जो है सफ़ात को पढ़ा जाए, अगर पढ़ नहीं रहे तो तुम्हारी आंखों का मसला है। एक और आके कहता है कि भाई हमें ब्लैक एंड वाइट फैसला चाहिए, ग्रे फैसला नहीं चाहिए। अब ये आके आपको ये साहब आके सेनेटर साहब कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ज़मीन तुम्हारे लिए तंग कर दी जाएगी। एक दफ़ा मुलायजा कर लें सर, एक दफ़ा फिर शेख साहब आप भी देख लें। एक नैब जो है वो भी मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। इज्जतों को उछालना, नाजायज़ केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना बात ठीक नहीं है। इस तरह से JIT दिन ब दिन अपना बायस जाहिर कर रही है। ये अपनी आईनी कानूनी हैसियत का गलत इस्तेमाल ना करें। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तज़हीक ना करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे। फैसला वाज़े और ब्लैक एंड वाइट में आना चाहिए। फैसला कोई ग्रे नहीं आना चाहिए, इफ और बट्स का नहीं आना चाहिए। तो शेख साहब, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी मतवाले इतने चिराग पा क्यों हैं, मैं पूछूंगी सर आज भी इस दौर में भी क्या तगड़ी अशराफिया जो है वो अपनी धमकियों से इदारों को मरूब कर सकती है, और कर रही है अपेरेंटली? नहीं, बिल्कुल। अदारे, मैं रोज़े में कह रहा हूँ, इस मजबूरी में आलम में है जिसका नवाज शरीफ फ़ायदा उठा रहा है। अदारे जमहूरियत को चलता देखना चाहते हैं। मैं नहायत रोज़े में ज़िम्मेदारी से कहता हूँ
कि फ़ौज के रास्ते में जो दीवार चीन हायल है वो जमहूरियत है। वो चाहते हैं कि जो बात हो जमहूरियत के झंडे तले हो और उनके गले कोई बात ना पड़ जाए या उनको कोई स्टेप ना उठाना पड़ जाए। और वो मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, जिस शशोपंज से वो गुजर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अपने आप पर काबू किया हुआ है, जिस तरह फार्मेशन कमांडर की मीटिंग जो है वो असरात छोड़ती है, वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो उसको ऑब्ज़र्व करके कूल कर रहे हैं, ठंडा करके हालात को कह रहे हैं कूल बी कूल। नवाज शरीफ की पूरी स्ट्रेटजी फ़ौज को समझ है और समझ आनी चाहिए कि फ़ौज उसको खुला टाइम दे, उसके साथ कोई दह पटास न हो और बराह रास्त कानून और आइन और जजेस और जुडिशरी अपना ईमान का फ़ैसला सुनाए। अगर वो मुजरिम है, अगर उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, अगर वो ये साबित ना कर सके, उसको बाहर उठा के फेंकें और उसके बाद इस मुल्क में लोगों को यकीन हो जाएगा कि यहाँ इंसाफ का अलम बुलंद है। यहाँ तो फिर देखें ना, टेलीफोन छीनने वाले ही जेलों में जाएंगे, रात को लोग डाके मार रहे हैं। मैं आज इतना डिस्टर्ब हूँ कि मेरे महल्ले में से ऐसे शुरफा लोगों की औलाद पकड़ी गई है चोरी के केसों में जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और उनके वालिद क्योंकि मैंने कभी थाने की सियासत नहीं की, कभी मुझे पता ही नहीं एसपी कौन है और डीएसपी, सारी ज़िंदगी थाने की सियासत नहीं की। मैं मजबूर होता जा रहा हूँ कि बड़े बड़े शरीफ ख़ानदान के बच्चे रात को चोरियाँ करना शुरू हो गए हैं, डाके डालना, 2-2 4-4 महल्ले के लड़के मिल के डाके डालते हैं और अमीर घरों में दाखिल होते हैं। 4 लाख 5 लाख लोग घरों में कैश रखते हैं, 7 लाख 14 लाख, और फिर वो पकड़े जाते हैं। सो पाकिस्तान में सारा सिस्टम तबाह हो रहा है और फ़ौज इतनी जगह में इन्वॉल्व है कि अब उसको इस काम में नहीं आना चाहिए। मेरी उनसे हमदर्दाना राय है, बेशक नवाज शरीफ जितना मर्जी उकसाए, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। और अगर 60 दिनों में सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ये नाहल नहीं है, ये चोर नहीं है, ये कतरी का ही माल है और ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी, तो फिर फ़ौज पे तो कोई इल्ज़ाम नहीं ना। ये 20 करोड़ लोग पूरे के पूरे जो हैं वो अपने ज़मीर को झंझोड़ें कि हम कैसे लोगों और किन लोगों को वोटें देते हैं जो हमारे मुंह पे तमाचे मारते हैं, हमारा फ़ंड खाते हैं, हमारी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, फिर हमें आंखें दिखाते हैं और फिर इस मुल्क के सारे सिस्टम को तबाह करते हैं, इस मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाते हैं और जानबूझ के गुलबैशन जैसे केस में ऐसे हारने के लिए लोगों को वकील हायर किया जाता है। मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ये इल्ज़ाम मैंने अटार्नी जनरल पे लगाया। मैंने कहा तुमने जानबूझकर ये केस हारा है, और उसने कहा अगला केस हम नहीं हारेंगे। मैंने कहा तू क्यों नहीं गया? कहने लगा मेरा लाहौर में कोई काम था। मैंने कहा मुल्क अजीज़ है अटार्नी जनरल, इतने इतने बड़े ब्रीफ केस लेके आता है, बाहर से जब आता है 20-20 ब्रीफ केस तेरे भरे होते हैं सामान से, कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क में। इस मुल्क में गरीब की स्त्री पकड़ी जाती है, वाटर कूलर पकड़ा जाता है, या बेचारी कोई थान छान लेके आती हैं अपनी पेट की आग बुझाने के लिए, वही पकड़े जाते हैं। ये बड़े बड़े चोर डाकू, पहली दफ़ा एक मुल्क के सरबराह का ट्रायल हो रहा है, उसका बेटा बुलाया है, उसके लिए सवाल तैयार है, इन दी एंड उसको भी बुलाया जा सकता है। सो पाकिस्तान में बर्रे सग़ीर का एक बहुत बड़ा केस है इंशाअल्लाह, जो मैं कहता हूँ नून और कानून में से एक का जनाजा निकलेगा। अब मैं श्योर होता जा रहा हूँ कि ये नून का सियासी जनाजा निकलेगा और कानून के हाथों लगेगा और कानून के हाथों ये ताबूत निकलेगा। सर अभी तो मुझे लगता है अभी तो बहुत दूर जाना है। सर आप ये भी देख रहे हैं कि बेटे तो पेश हो रहे हैं, मगर वो किस प्रोटोकॉल और वीआईपी प्रोटोकॉल से पेश हो रहे हैं ये भी आपके सामने। एक छोटा सा वक्फा ले लें शेख साहब, उसके बाद क्योंकि आपकी कतरी हुकूमत ने पहले भी वो पैगाम आपके हाथ भेजा, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि कतरी शहजादा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो ना आया तो एक पूरी इमारत जो एक उसके ख़त के ऊपर खड़ी की गई है वो सब रेजा रेजा हो जाएगी एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया। शेख साहब मुझे पहले बताइए कि इदारे मजबूत कैसे होंगे। आज भी आपने पढ़ी होगी ये अंसार अब्बासी की जो वजाहती स्टोरी है, मेरे सामने पढ़ी है सर। अब ये इदारों में किस तरह तैनाती की गई, व्हाट्सएप कॉल की गई सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से, मनपसंद शख्सियात का नाम लिया गया, यही 2 हजरात जो हैं जो जिनके ऊपर गिला भी है हुसैन को। ये क्या कोइंसिडेंस है कि हुसैन को जिन 2 शख्सियात के ऊपर गिला है
उन्हीं दो के ऊपर स्टोरी एक सहाफ़ी जो हैं वो लिख रहे हैं कि भाई ये यही बंदे थे, एक बिलाल रसूल साहब और आमिर अजीज़ साहब। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात और अंसार अब्बासी की स्टोरी से JIT के किरदार और रिपोर्ट पर हर्फ नहीं उठेंगे सर? पाकिस्तान में कोई भी बड़ा जो सहाफ़ी होता है वो एजेंसियों के साथ मिलकर ही बड़ा सहाफ़ी बनता है। सबकी मैं बात नहीं करता, मैं अपने मुशाहिदे से बात करता हूँ। इस वक्त मुल्क में IB और ISI और MI का आपस में क्या कहते हैं म्यूज़िकल चेयर वाली बात बनी हुई है, और एक दूसरे की फ़ोनिंग और टेपिंग, और दुनिया का लेटेस्ट सिस्टम जो है इन नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने IB को लेके दिया है, और इसमें पंजाब की गवर्नमेंट भी शामिल है। और इस वक्त इस मुल्क में किसी दहशतगर्द के पीछे कम पड़े हुए हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि फ़लाँ क्या कर रहा है या फ़लाँ किस तरफ मूव कर रहा है और फ़लाँ। और मैं अंसारी को बहुत क्या नाम है इनका, अंसार अब्बासी, न्यूज़ के जो रिपोर्टर है जी, अंसार अब्बासी साहब को, हाँ जी, अंसार अब्बासी साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े साले और बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, लेकिन बदनसीबी ये है कि इस मुल्क में बड़ी तकसीम हो गई है, बड़ी तकसीम हो गई है। बाज़ अदारे और बाज़ पब्लिकेशन जो हैं वो अपनी स्टोरियों के नाम से पहचानी जाती है, और वो बाद में उसका कफ़ारा भी अदा करते हैं बड़ी देर तक। लेकिन वो चीज़ें जो हैं इस मुल्क में काफ़ी तेज़ी से बिगड़ती जा रही हैं, और ऐसा नज़र आ रहा है कि मुल्क इक़्तिसादम की तरफ बढ़ रहा है। सर इस पे सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर तफ्तीश नहीं होनी चाहिए। गो कि ये अपना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपना राइट था, ये उन्होंने पूरी लिस्टें वैसी मंगवाई थी कि भाई हम चुनेंगे लोग, हमें न्यूट्रल लोग चाहिए, हमें हीरे चाहिए, हम चुनेंगे। तो ये तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इस पूरे जो उनका वैसे इख्तियार है। का तो सबसे बड़ा केस निहाल हाशमी का केस है, उसको मुअत्तल कर दिया ना सर वज़ीर आज़म ने, उसको उसकी रुकनियत ही मुअत्तल कर दी है। आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था ये फातमी को भी निकालेंगे। ये देखें, ये एक डेथ स्क्वाड है जो कुर्बानी के लिए रखा हुआ है, जो जिनकी कुर्बानी देनी हो, परवेज़ रशीद हो गया, मुशाहिदुल्लाह साहब हो गए, फातमी हो गया, रौ तहसीन। मुझे कल अनवर महमूद साहब की इफ्तारी में मिले थे, उन्होंने कहा शेख रशीद मैं जा रहा हूँ कोर्ट में। मैंने कहा जब तू कोर्ट में जाएगा तो ना इन्वेस्टिगेशन भी बाहर निकल आएगी, जो रिपोर्ट हुई है वो भी बाहर आ जाएगी। आगे फौज ने सरेंडर नहीं किया डॉन लीग से। डॉन लीग बतौर अदारा जो है, फौज बतौर अदारा उसमें सरेंडर नहीं कर रही है। वो समझ रही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है, और अब यकीनन फौज की मीटिंग जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं होती होंगी, किसी और जगह में होती होंगी। तो सर एक सेकंड शेख साहब, फौज ने बहैसियत इदारा सरेंडर नहीं किया, तो क्या सिर्फ बाजवा साहब ने सरेंडर किया? ये नहीं मुझे पता। फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में अभी डॉन लीग जिंदा है। मैं उतनी बात करूं जिसका पैरा दे सकता हूं। आप मुझसे इतना बड़ा सवाल करती हैं, तीन दफा मुझे इंक्वायरी दी, पिछली दफा भी आपने इतने सख्त मुझसे सवाल पूछे कि मुझे इंक्वायरियां जवाब देने पड़े। तो आप मेरी लिहाज करा करें ना। चलें सर, लिहाज कर लेते हैं आपका, तो हमेशा सर आंखों पे लिहाज इज्जत। मगर मुझे ये बताइए सर कि अब ये आज एक ख़त भी भेज दिया गया है कि कतरी शहजादे जासिम से वीडियो लिंक के तई इन्वेस्टिगेशन होगी, यानी कि उसका आना ना आना अब ये रेलिवेंट हो गया है। JIT वीडियो लिंक के तई उससे बात कर लेगी। आपको लगता है कि जो मकसूद है वो हासिल कर लिया जाएगा सर? क्लैरिटी हो जाए, क्लैरिटी मिल जाएगी? जनरल पाशा साहब के दौर में, और ये जब वो अमेरिकन हमारे एम्बेसडर के दौर में ये वीडियो लिंक का सिलसिला चला, यही ख्याल था कि वीडियो लिंक हो जाएगा, लेकिन वो कतरी आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा। अब उसमें अगर ये टीम लंदन चली गई है, अगर ये अफवाहें दुरुस्त हैं कि दो आदमी, देखें ना, इन्होंने कमाल काम किया है कि मुल्क में से जो माहिर हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, जिसको पता है कि ग्राफिक का कौन सा है, मैं कापी कौन सी अच्छी जोड़ता है, टाइपिंग किसकी अच्छी है, इंग्लिश ड्राफ्टिंग किसकी अच्छी है। सो अगर जो दो लोग गए हैं जो इस काम के माहिर हैं, तो मेरे ख्याल में उस मकान के पुराने किराए भी होंगे, उसकी बिल भी किसी ने अदा किए होंगे, उस पर किसी ने और सफाई की बिलिंग भी की होगी। सो ये सारी चीज़ें देखिए, केस तो बिल्कुल शफाफ है, रोज़े रोशन की तरह कि पप्पू चोर है, और जो गली गली में शोर है पप्पू चोर है, दिस इज़ ट्रू। इसको प्रूव और आईनी और कानूनी शक्ल देने के लिए उसका वायवा लिया जा रहा है 60 दिन का। मैं 100 दिन रह रहा हूँ, और मैं नहीं देख रहा कि पप्पू इस केस से बच सके।
सर मगर पप्पू अभी तो नाच रहा है ना सर, आप जो भी कह लें सर, अभी तो पप्पू बाय इलेक्शंस भी जीत रहा है, अभी जो पप्पू है उसकी मकबूलियत भी अरूज पे है, तो आप जितना भी कह लें पप्पू कांट डांस यार, वो डांस कर रहा है। पप्पू ने अपने बाप का ट्रायल करवाया, पप्पू ने जूनियर पप्पू को भिजवाया, पप्पू कुछ कह लें सर, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरी होती, लेकिन सिर्फ अपनी जात और अपनी नाक और अपनी आबरू अगर इनको अजीज होती, अगर शर्म नाम की कोई चीज होती तो कहते यस आई हैव दिस फ्लैट। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर। हाँ ये ठीक है। हाँ एक दूसरा पप्पू भी फंसा हुआ है मनी ट्रेल में सर, उसके बारे में भी अभी आपसे पूछूंगी। दूसरे पप्पू पे भी जरा गहरा तंग हो रहा है, मगर एक फॉर अ सेकंड सर। नहीं है वो पप्पू नहीं है। वो क्या है? वो क्या है सर? ये मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा जब समझ आए क्या है तो बताइएगा। मुझे बताएं सर, हुसैन नवाज से 6 घंटे तफ्तीश हो गई है, नेशनल बैंक के सईद साहब से जो है वो गालिबन आपके 13 घंटे तफ्तीश हुई है, तारिक शफी से 14 घंटे तफ्तीश हो गई है। अब अभी 60 रोज़ के अंदर अंदर ये कुछ निकले ना निकले, मगर अभी हम ये देख रहे हैं कि हुसैन नवाज पेश हो गए, वीडियो लिंक के तई कतरी शहजादे को इन्वाइट कर दिया गया कि आप भी पेश हों। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनकी बारी भी आएगी? मैं ये समझता हूँ आएगी। मेरे ख्याल में सवाल तैयार है, ये फैसला करना GIT का काम है कि वो उनको तलब करें या उनको सवालनामा भेजें, और नवाज शरीफ आएगा क्योंकि कोर्ट ने जितना बड़ा इख्तियार दिया है मेरी सियासी ज़िंदगी में। मैंने 190 के ज़रिए, आर्टिकल 190 के ज़रिए ये जिसको भी चाहें बुला सकते हैं, इवन चाहें तो पुलिस भेज के बुला सकते हैं। ये GIT को बहुत बड़ा, इसके पीछे 3 सुप्रीम कोर्ट के मायानाज जज खड़े हैं और 3 जजों के पीछे सारी कौम खड़ी है, और कौम के पीछे मुझे एक बात बताएं सर, हमारे लिए ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात क्यों होती है? इजराइल का भी जो लीडर है उसको भी बहुत से घंटों के ऊपर तफ्तीश की पुलिस ने, उसको बिठाया, एक दफ़ा नहीं 3 बार बिठाया। आप देख रहे हैं कल ही स्पेन का जो वज़ीर आज़म है उसको भी अदालत ने करप्शन के एक चार्ज के ऊपर जो है वो तलब कर लिया, और गो के ये जहन में रखें कि इसके ऊपर बराह रास्त स्पेन के वज़ीर आज़म के ऊपर बराह रास्त डायरेक्टली करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, बट फिर भी आपको 26 जुलाई को अदालत ने तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बुला लिया है। तो ये इधर जब बात होती है कि वज़ीर आज़म पेश होंगे कि नहीं, वो आके जवाब देंगे कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी हुई जब पूरा पैनामा का केस सुना जा रहा था, बार बार ये जिक्र हुआ, तो ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हमें क्यों लगती है? यूसुफ रज़ा गिलानी हुआ पेश, बार बार हुआ, उसके बेटे के साथ जो ट्रीटमेंट की इदारों ने वो भी वीडियोज आजकल चल रही हैं। तो ये कोई अनोखे वज़ीर आज़म हैं या ये कोई अनोखा ख़ानदान है कि इनके साहबजादे पेश होते हैं तो सब कहते हैं वाह भाई वाह, और ये खुद अगर इनकी पेशी की बात होती है तो लोग कहते हैं वाकई होंगे? क्यों? एक्चुअली ये कोई पॉलिटिकल ख़ानदान तो था नहीं, फ़ौजी घोंसलों में से निकला। जब ये अपने तौर पर इस ख़ानदान ने, नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा, इसी ग्वाल मंडी से इनका इतनी बुरे तरीके से ज़मानतें ज़ब्त हुई कि इतने वोट कोई काउंसलर भी ले सकता है ग्वाल मंडी से जितनी नवाज शरीफ साहब ने लिए तरीके इस्तक़लाल के टिकट पे, एयर मार्शल असगर ख़ान के टिकट पे। फिर फ़ौजी जनता ने ज़ियाउल हक को और जनरल जिलानी साहब ने इनको लंदन से एज ए जिस वक्त लॉन्च किया, और वो ये समझते हैं कि यही हमारा कारोबार है, सियासत हमारा कारोबार है, क्योंकि जितने इनके कारखाने लगे सियासत में लगे, जितनी इनके बाहर में एसेट्स हैं सियासत में लगे। उनको ये मालूम है कि अब हम जेल गए तो हमारे ऐसे ऐसे राज अफशा हो जाएंगे, ऐसे ऐसे राज इकॉनमी के, दो पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर एक मुल्क से बयान देने आ गए ना तो इनका धैं पटास हो जाएगा। हम लोग बदनसीबी ये है कि दौलत को मिराज समझ लेते हैं। ये भुट्टो के काम नहीं आई, ये बेनज़ीर के काम नहीं आई, ये नवाज शरीफ साहब के भाई के काम नहीं आई, और ये जो लूट मार का प्रोग्राम है, ये कह रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड से हम ठीक कर रहे हैं सारे मामलात और ठीक हो जाएगा। बादशाह शेख सईद का ये बताएंगे ही नहीं कभी कि उसका अकाउंट किसका अकाउंट था। अब इनका मसला क्या है? इनका मसला ये है कि इनको मीडिया में अरबों रुपया लगाने के बावजूद मीडिया में इतना कंपटीशन है कि अगर 1-2 चैनल वो अपने घर पे भी ले जाए ना, अगर 2 या 3 चैनल अपने घर में भी ले जाएं, वो चैनल जिंदा ही नहीं रह सकते अगर दूसरे चैनल्स के मुकाबले में वो स्टोरीज ना चलाएं। वो कहीं कहीं थोड़े बहुत टांग अड़ाते हैं, कहीं कहीं वो तड़का लगाते हैं,
लेकिन कौम जो है, पाकिस्तान की तारीख में नवाज शरीफ इस वक्त फ़ौज में सबसे अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, अवाम में अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, ये बातें तो कहनी आसान है ना, अभी ये कहनी बातें आसान है, मगर वो अभी तो फौज में मैं तो कह ही सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, मगर ये मैं कह ही सकता हूँ सर। फिर आप ये पूरी लोगों बात भी का कर अंदाजा लगाना है कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मैं एक वक्फा ले लूँ। मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूँ कि उलमा के हलकों में माइनस फजल रहमान के, और उलमा भी अब फजल रहमान के बारे में कहना शुरू हो गए हैं कि इस्लाम उनकी तरजीह नहीं रही। मैंने बहुत बड़े आलिम दीन से, मैं कल कराची था परसों, मैंने बहुत बड़े आलिम दीन से सुना कि उन्होंने मुझे कहा कि शेख रशीद, इस्लाम फजल रहमान की तरजीह नहीं रही, बदनसीबी से, बदकिस्मती से इस्लामाबाद उनकी तरजीह है। ये हाल है फजल रहमान जैसे आलिम दीन का भी, कि वो उलमा में भी अपनी साख खो रहे हैं। सब लोग ये समझते हैं कि इंसाफ का अलम। अच्छा सर, मुझे एक और बात बताइएगा, सर। ये अब आप देख रहे हैं कि नेशनल बैंक के सईद अहमद से भी जो 13 घंटे तफ्तीश हुई है, चंद सवालात रखे थे सुप्रीम कोर्ट ने JIT के सामने, उसमें से एक हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से भी था, उसको भी पूरा खुरेदा जा रहा है, रीओपन किया जा रहा है। आप जानते हैं, आपने कहा काजी फैमिली भी सामने आएगी, तो आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कोई अब तंगी होगी या कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? वो तो अभी तक बड़ा कह रहे हैं कि यार देखो, ऑफ द रिकॉर्ड भी निजी महफिलों में भी कहते आए हैं कि भी देखें, मैं, मेरा, हमजा, हमारे खानदान का नाम नहीं है पैनमा के अंदर, मगर हुदैबिया में तो डायरेक्टली है सर। सो यू थिंक उनके लिए भी पता नहीं कहां से आज तुमने, पता नहीं कहां से ये सवाल निकाला है। मैं तुम्हें दाद देता हूं, क्योंकि आज मैं असम्बली से निकला तो एक बंदा मुझे मिलना चाह रहा था कि मैंने 5 मिनट तुझसे बात करनी है। वो समझता मैं बड़ा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी। मैंने कहा अच्छा मैं आ जाता हूँ इधर। मैं उस तरफ गया तो वो फॉरेन जर्नलिस्ट मुझे पूछता है कि ये बताओ कि शहबाज शरीफ भी हुदैबिया पेपर मिल में फंसेगा। मैंने कहा आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? वो कह रहा है कि अगर हुदैबिया पेपर मिल का केस चला तो शहबाज शरीफ नहीं बचेगा। तो फिर मैंने कहा ये तो सारे का आवा ही बिगड़ जाएगा। लेकिन मैंने उसे कहा कि नवाज शरीफ अगर डिस्क्वालीफाई होता है तो किसी सूरत में भी दुनिया की इधर हो जाए, शहबाज शरीफ के साथ नहीं खड़ा होगा। उसने कहा ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैंने तेरी बात सुनी, तूने मेरी बात सुनी, तुम मेरी बात महफूज कर ले, तू बहुत सीनियर फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट है। नवाज शरीफ अगर डिस्क्वालीफाई होता है वो शहबाज शरीफ के साथ नहीं खड़ा होगा। वो तन मन धन लगा देगा कि मरियम को बचाया जाए। मरियम बच सकती है या नहीं बच सकती, अल्लाह की बातें अल्लाह ही जानता है। वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब आप देख रहे हैं कि 2 लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसके ऊपर गुफ्तो शनीद हो रही है। मैं चाहती हूँ अवाम के लिए, क्योंकि आपकी सादा बात बड़े दिलों को लग जाती है लोगों के, वो समझ भी जाते हैं, जो लोग कंफ्यूज्ड हैं या जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जब खान साहब कहते हैं मेरे पास 14 साल का रिकॉर्ड नहीं है पूरा, तो फिर वो नवाज शरीफ से कैसे 30 साल का रिकॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या डिफरेंस है, इनके केसेस में डिफरेंस है या इनको सेम पराये में देखा जाए? मैं देखें, इमरान खान के साथ मैं दयानतदारी से समझता हूँ वो एक ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। इसका मसला क्या है, मैं आज सोच रहा था जाऊँ, पता नहीं फ़ोन करूँ, आपके इंटरव्यू की वजह से रोज़ा भी लग रहा था, शहर में भी बिजली जाती है आजकल। तो मैं आपको इस बारे में इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई जवाब दे सकूँ। उनके लायर्स हज़रात क्या हैं और क्या कर रहे हैं, और मैं तो आपसे कानूनी सवाल ही नहीं पूछ रही। मैं जानना चाह रही हूँ कि एक केस है मियाँ बीवी के माँ बहन जो अंडरस्टैंडिंग थी, गिफ्ट्स का तबादला था और मनी का तबादला था, एक्सचेंज था। देखिए, इमरान खान किसी ओहदे पे कायम तो नहीं रहा ना, उसने तो करप्शन तो तब की होती किसी ओहदे पे कायम रहा हुआ था। वो कोई 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर और 6 दफ़ा चीफ मिनिस्टर तो नहीं रहा। और जो कुछ KPK में हो रहा है या जहाँ उसकी हुकूमत कायम है, उसका उससे कोई किसी चीज़ का तल्लक नहीं हो, बिल्कुल फेयर मामलात चला रहा है। लेकिन मैं ये बात आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ, अगर मैं अभी इंटरव्यू के बाद गया खान के पास, वरना कल जाऊँगा या 3 तारीख को जाऊँगा, 3 के बाद मैं इस पोजीशन में होगा, क्योंकि ये लीगल केस बनता जा रहा है। और नवाज शरीफ की सारी टीम जो है, और इसमें पीपल्स पार्टी के भी वो लोग जो नवाज शरीफ के साथ अंदर से मिले हुए हैं, वो इमरान खान की किरदार कशी पे उतरे हुए हैं। और इसमें बड़ा सारा मसला यही, एक ऐसी फ़ज़ा पाकिस्तान में पैदा की जा रही है कि सारे ही नाअहल हैं कि सबको फारग कर दो। वाह जी वाह,
ये एक नई आजकल कस्तूरी और मंडी सर में इतने फ्लोट जीरक कर रही सियासतदान है कि एक खुर्शीद नया शाह साहब सिस्टम है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो यही कह रहे हैं एक नहीं जाएगा, जाएंगे दोनों, लेकिन पहले जाएगा बड़ा फिर जाएगा छोटा। अब इसके अंदर अगर आप आसफ जरदारी महफूज रहेगा, वो ये कह रहे हैं आसफ जरदारी महफूज रहेगा। खुदा के बंदे, आसफ जरदारी भी होगा और खुर्शीद शाह जो है सैयद बादशाह क्या कहे रोज़ों में कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ जाएगा, अगर खुर्शीद शाह समझ रहे हैं तो खुर्शीद शाह बच जाए, वो बच जाएगा। आसफ जरदारी तो ये ख्याल कोई केस नहीं खुला हुआ ना। अभी तो आप देख रहे हैं 2 बेंचेस, एक मियां साहब का सुन रहे हैं, दूसरा चीफ जस्टिस की सरबराही में खान का सुन रहा है। सो अगर आप गहराई से इसे देखें, बहुत से कह रहे हैं इधर से डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आया तो उस वाले बेंच के लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा दूसरे को उड़ाना। 2 डिस्क्वालिफिकेशन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, इमरान खान के केस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस वक्त बड़ी सारी अफवाहें मुल्क में गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मैं इस पोजीशन में हूँगा कि मैं उससे मिलने के बाद, लेकिन मेरा बिलीव है कि वो ऑनेस्ट आदमी है और मैं इसीलिए उसके साथ हूँ कि वो दयानतदार है। अच्छा, तो सर अपनी सफाई जरा से अब अवामी टॉपिक्स पे भी आ जाए रैप अप करने से पहले। लोड शेडिंग का भी इशू है, उससे पहले मैं चाह रही हूँ ऐवान के बाहर जो एक और ऐवान लगाया हुआ है और ऑपोजिशन ने, मुझे सर पहले एक बात बताएं, आपका भी माइक बंद कर दिया जाता है, ऑपोजिशन लीडर को भी नहीं बात करने दी जाती, उनकी एयर भी नहीं होती बजट के ऊपर तकरीर, क्या बात है सर? क्या नून लीग मुखासमत की पॉलिसी पर उतरी हुई है एट अ टाइम व्हेन दे प्रॉब्लम? मेरा और खुर्शीद शाह साहब का थोड़ा सा डिफरेंट मसला है। मैं दिन में रोज़ मैंने हाईएस्ट रिकॉर्ड कायम किया है और इंटरनेशनली के दिन में मेरे पास का 2 इंटरव्यू होते हैं, वरना एक तो लाजमत होता है 365 दिन साल के। सो मेरी इतनी तो, मेरा तो स्पीकर ही बंद है। मैं रोज़ आके, अगर जिस दिन मेरा स्पीकर असम्बली में खुल जाए तो मैं शायद इनकी धैं पटास इतनी शाम 8 बजे और 10 बजे ना करूं। उनका मसला ये है कि वो अब एक अपोजिशन का रोल भी अदा करना चाहते हैं और हो भी नहीं रहा। असम्बली एक डिबेटिंग क्लब है, देखें वहाँ इस असम्बली को 3 पार्टियाँ चला रही हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एमक्यूएम। अगर ये गैलरी में बैठ जाएं ये असम्बली चल ही नहीं सकती। आप यकीन जाने बजट पास हो जाता है जी, हर दफ़ा हो जाता है। बजट का क्या, बजट तो पास ही हो जाता है, लेकिन अटेंडेंस नून लीग हौसला हारी बैठी है। सिर्फ मखसूस नशिस्तों की औरतें बेचारे खौफ के मारे कि अगली दफ़ा फिर मखसूस नशिस्तों से मुंतखब हो जाएं, जिनकी अपने हल्के हैं, जिनमें थोड़ी सी तप्पड़ है, जिनमें जो समझते हैं कि यार देखी जाएगी क्या होगा, हमारी भी वोटें हैं, देखी जाएंगी पार्टी टिकट की कितनी। ये मखसूस नशिस्तों के ज़ोर पर, बेचारी मेरी बहनों के ज़ोर पर ये कोरम पूरा रखते हैं और ये 3 पार्टियां इनका कोरम पूरा रखती हैं। अगर ये फैसला कर लें कि जनाब हमने ये नहीं होने देना, आप यकीन करें गवर्नमेंट पार्टी की कोई तो फैसला तो नहीं हो रहा सर। आप देख रहे हैं बजट तकरीर से पहले, बजट से पहले खुर्शीद शाह साहब को किसानों के दुख भी याद आ गए, वरना 3 साल मुफाहमत का कंबल ओढ़े बैठे थे आराम से। और अब आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी नंबर 2 भी बन रही है, पीटीआई के अंदर तमाम पीपल्स पार्टी की लीडर आ रहे हैं। तो अब ये मुझे नहीं समझ आती, 2 इशूज़ हैं इसके ऊपर। एक तो पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, जबकि उन्हें 80-9 एक मुहिम स्टार्ट की हुई है, मगर उससे बढ़ के जो मुझे प्रॉब्लम है, जो नहीं समझ आती लोगों को, वो पार्टी जो एक कहती थी हम आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं, हम साफ ट्रांसपेरेंट एक ऐसी तहरीक चलाना चाहते हैं इंसाफ पर मबनी, एंटी स्टेटस को, वो तमाम स्टेटस को के चेहरे लिए बैठी हुई है। आए रोज पीपल्स पार्टी के तमाम लीडरान आपको पीटीआई के अंदर नजर आ रहे हैं। अब ये इलेक्टेबल्स की सियासत कर रहे हैं, ना कि असूलों की सियासत या नजरियात की सियासत जिस पे निकले थे। क्या लग रहा है आपको कि ये प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा खान साहब के लिए 2018? मेरा ख्याल है, आप मेरे ख्याल में मेरी हेल्प के लिए सवाल आप इमरान खान से करें। तो मैं आपका तज्जिया चाहती हूं, और मैंने बड़े सारे, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि आपको, मेरे ख्याल में मुझसे इमरान खान ने ये सवाल किया है, पहले भी किया है, 1-2 दफ़ा किया है। मैंने जो इमरान खान को जवाब दिया वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि इमरान खान, अगर तहरीक इंसाफ में इतनी मासस की अपील हो कि वो जिसको टिकट दे वो जीत जाए, फिर तो आपका मुस्तकबिल है। हाँ। वरना अगर आप भी शख्सियतों के मोहताज हैं तो, हाँ राइट, और अगर आप भी शख्सियतों के मोहताज हैं और आपको भी गंगू तेली और जीरा ब्लेड जैसे लोगों की ज़रूरत है, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। मेरा क्योंकि दोस्त है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं पहरा दूंगा। इलेक्शन हो, सिलेक्शन हो, मैं 2017 पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका था, अब भी कह रहा हूँ, मुझे इस रोज़े में कि ये 100-125 दिन है, मैं उसके मुकद्दर से तो नहीं मैं लड़ सकता। एंड आखिरी मोड़ पर भी वो एक तरीका और सलीका निकाल के ख़रीदो फरोख्त की दुकान सुझाता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है,
मेरा दिल गवाही दे रहा है रोज़ों में कि JIT की रिपोर्ट से और पप्पू जो है 3 दूसरे पर्चों में भी फेल होगा और 5 के 5 पर्चों में 5 साल के लिए ये बैन सर, होगा या 10 साल के लिए। लोड शेडिंग के ऊपर होगा 2018 में या पैनामा पे होगा? 18 को छोड़ें जी, पैनामा पे होगा। ये कौम बड़ी अजीब है, आप दिखा देते हैं पंखा ले, सड़कों पे आए ना जी। जिस तरह KPK में लोग निकले हैं, जिस दिन पंजाब में उस तरह लोग निकले, जिस तरह KP में 2 दिन निकले हैं, मैं देखता हूं यहाँ किस तरह लोड शेडिंग होती है। कितने हजार लोग हैं जिनकी, कितने बिल्कुल मैं दे रहा हूं, पहले दिन से दे रहा हूं, कितने लाख लोग हैं जिनकी बिजली जाती नहीं है। ये गरीब है जिनके कुंडा कोई लगाता है, पैसे गरीब देता है, कुंडा कोई लगाता है, पैसे गरीब के बिल पे पड़ते हैं, बिजली गरीब की पार्टी जाती है। ये इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमानों, करप्ट, डिसऑनेस्ट और नॉनसेंस और नकम्मे, नाहल, नकट्टू लोगों की हुक्मरानी है, जिसकी सजा हमें मिल रही है। हमें फिर पैसा लगाएंगे किसी जो जिसकी साइज है, किसी को राश। मेरे शहर में तो चंचीज चला है जी इस दफा, रक्षा दी है। जो जितना बड़ा जवारी है वो उतना बड़ा चेयरमैन है, जो जितना बड़ा मंशियात फरोश है थाने उसके कहने पे चल रहे हैं। तो शरीफ आदमी कहाँ जाएगा जी? रात को कोशिश करेगा किसी का ताला तोड़े, टूटते हुए पकड़ा जाएगा तो फिर कोशिश करेगा कि कोई रास्ता निकले, रास्ता कोई नहीं। जिस मुल्क में इंडोनेशिया ने पैसे वसूल कर लिए हैं, इतने सारे ब्रिटिश वर्जन के ब्रिटिश ने वसूल कर लिए, इंडिया ने वसूल कर लिए, पाकिस्तान कोड़ी पैसे नहीं ला सकता, कोड़ी पैसा नहीं ला सकता, दमड़ी नहीं ला सकता, क्योंकि इस मुल्क का वजीर आजम मुलव्वस है और वजीर ख़जाना मुलव्वस है। दोनों इस काबिल हैं कि उनका ट्रायल हो। सर, एक आपसे आखिरी बात ये जानना चाहूँगी, मुझे बताइएगा कि ये अभी आप इंटरव्यू से पहले कुछ तस्बीह भी पढ़ रहे थे, तो बड़े मुश्किल हालात हैं, वक्त भी बड़ा मुश्किल है मियाँ साहब के लिए भी। तुम और मुझे बताएं, कोई आप तस्बीह रिकमेंड करेंगे, पढ़ा करें कुछ ऐसा विर्द? मैं सारी कौम को कहता हूँ आखिरी कुल पढ़ें, रोज़ा रखने के बाद भी और रोज़ा खुलने से पहले भी अल्लाह से मांगें और रात के अंधेरे में भी अल्लाह से मांगें। पाकिस्तान पे बहुत बुरा वक्त है, लोगों को समझ नहीं आ रही। इंटरनेशनली हम तबाही की तरफ हैं। सर, ये तो कौम को कह रहे हैं, मैंने तो कहा था मियाँ साहब के लिए भी अगर कुछ आप तजवीज़ कर दें। मियाँ साहब जो है बस वो मेहरबानी करें, इस कौम के हाल पे रहम करें। काफ़ी हो गया, काफ़ी हो गया, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं देखना। बेहतर है कि आप जो है रुखसत हो जाए, इसी में आपकी फ़ायदा है, इसी में मुल्क का फ़ायदा है। आखिरी चीज़ सर, अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मियाँ साहब और खान साहब दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो फिर आप अगली इलेक्शन का, पार्लियामेंट का क्या देख रहे हैं? हंग पार्लियामेंट होगी, मगर क्या देखें, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं, अगर दोनों भी मौजूद रहेंगे हंग पार्लियामेंट होगी। अच्छा, सो ये नहीं हो सकता कि आप सारी मीडिया ने आजकल इमरान खान, मुझे नज़र पता नहीं मीडिया टीम इमरान खान की, मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ मैं फ्रंट फुट पर आ गया तो सारे और बातें शुरू हो जाएंगी। हाँ। मैं जिसकी भी हुकूमत हो 100-125 दिनों को अहम देखता हूँ, 2017 को अहम देखता हूँ। 18 में नवाज शरीफ हुआ तो कुछ और हालात होंगे, 17 में ही नवाज शरीफ फारग होगा और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।